एपिसोड 727 से 728। करण की करिश्मा ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते। करण को किसी भी मुकाबले में भाग लेना पड़े, इसीलिए तो उसने इनसाइड पाषाण वाला ड्रामा किया था और अब ये उसे फिर से मुकाबले में भाग लेने की सलाह दे रहे हैं। इनका दिमाग इनके खोपड़े में है या घुटने में। करण को इस तरह से घूरते देख पिल मास्टर गरवाम अपना मुंह छिपाने लगे। उन्हें भी याद आ गया था किस तरह से करण ने उन्हें बार बार इसके लिए मना किया था। अब वो फिर से उसी बात को क्यों मानेगा। माहौल को अजीब सा बनते देख चेयरमैन ने खांसते हुए कहा, पिल स्तर मुकाबले में अभी काफी समय बाकी है, हमें किसी और रास्ते को खोजना होगा। फिर खुद कुछ सोचकर बोले, तुम्हें नालंदा विश्वविद्यालय ही जाना चाहिए, उस जगह पर भी काफी सारे रैंक 7 के पिल मास्टर है, शायद वो तुम्हारी इसमें मदद कर सके। और तुम्हारी तो उस जगह कुछ खास जगह लगती है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, करण ने एक आह भरी। उसे भी अब बस नालंदा विश्वविद्यालय से ही आखिरी उम्मीद थी। ऊपर से गोल्डन स्टीयर सटेप वाला टेस्ट भी शुरू होने वाला है। करण को उसके लिए भी तैयारी करनी थी ताकि नालंदा तालाब में जाकर खुद को सम्राट स्तर पर पहुंचाया जा सके। करण ये सब सोच ही था उसी समय उसे कुछ याद आया और उसने कलाई घुमाकर जलती फ्लेम का बीज बाहर निकाल लिया। ये वही बीज था जिसे लाल जमीन शहर के गार्डियन ने दिया था। करण ने कमान सेन को देखते हुए कहा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। करण ने उस बीज को कमान सेन की तरफ भेजते हुए कहा, यह जलती फ्लेम का बीज है, मैं चाहता हूं आप इसे केदार राज्य के राजा तक पहुंचा दे और उनसे कहना, जो मदद उन्होंने मेरी और मेरे दोस्तों की थी, ये उसके बदले का तोहफा है। और जो फ्लेम का लावा उनके पास है, उसी लावा में इस बीज को डालने के लिए कहना। 10 साल बाद शायद वो लावा असल मायनों में जलती फ्लेम का बन जाएगा। करण उसी राजा की बात कर रहा था जिनके यहाँ से उसे 3 मजबूत बॉडी तकनीक मिली थी। उन्हीं राजा ने आत्मा बीज देकर उनकी मदद भी की थी, जिसका फायदा उन्हें अरेना फेस्टिवल मुकाबले में भी हुआ था। कमान सेन ने उस बीज को अपने पास रखते हुए कहा, मैं खुद उनसे मिलने के लिए जाने वाला था, उसी दौरान मैं उन्हें ये दे दूंगा और तुम्हारा संदेश भी उन तक पहुंचा दूंगा। कमान सेन और बाकी सब बड़े ही इंप्रेस नजर आ रहे थे। अरेना फेस्टिवल मुकाबले को खत्म हुए थोड़ा समय बीत गया था, फिर भी करण उन्हें कभी नहीं भूला जिन्होंने उसकी मदद की थी। शायद इसी चीज से लोग उसे और भी ज्यादा महान मानते होंगे। वो लोग बेशक कुछ भी सोचे, मगर करण का मानना उनसे अलग था। करण ने 3 मजबूत बॉडी तकनीक को हासिल किया था, जो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर तकनीक थी, और बदले में करण ने राजा को कुछ नहीं दिया, उल्टा उसकी वजह से उनके रिश्ते सामर्थ हॉल से बिगड़ गए। ये बीज तो बस एक तरीके से अपना बोझ कम करने का तरीका था। वो इसी बारे में सोचकर आहें भर ही रहा था। उसी समय पूर्वज ने थोड़ा गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा लवली करण। लीडर विक्रमजीत बहुत जिद्दी इंसान है, खास तौर से जब से वो लीडर बना है। हाँ, मैं उसे देख लूंगा, तुम उसे कम आंक रहे हो लवली करण। सुना है कुछ समय पहले उसकी बेटी उससे मिलने आई थी और जल्दी इस जगह से चली भी गई। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, उसकी बेटी भी नालंदा विश्वविद्यालय में है, वो भी इन स्टूडेंट बनकर, उससे तुम्हें संभल कर रहना होगा। पूर्वज की इन बातों ने करण के सिर में दर्द कर दिया। मतलब साफ था किसी भी जगह उस चैन नहीं मिलने वाला था, पर उसे इस बात की संतुष्टि थी वो कम से कम नालंदा विश्वविद्यालय में कोई भी ऊटपटांग हरकत नहीं करेगी, वरना सजा तो उसे ही मिलनी थी। बहरहाल थोड़ी और बातचीत होने के बाद करण और बाकियों ने साथ में मिलकर खाना खाया। इस दौरान मायरा और शबाना ने सबको शुरू से अंत तक की पूरी दास्तान सुना दी। जब उसकी उनकी कहानी खत्म हुई तब सबके चेहरे ऐसे हो गए मानो वो किसी इनलॉजिकल फैंटेसी स्टोरी सुन रहे हो। करण उनके ऐसे चेहरे देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। दूसरी तरफ 9 टेल स्टील बीस्ट ने खाना खा खाकर सेन परिवार का आधा राशन खत्म कर दिया था, जिसे देख विक्रम सेन ने दांत मिसमिसाते हुए कहा, अबे अब क्या हमें खाएगा, कुछ तो अपने मालिक की इज्जत करो भुक्कड़ बीस्ट। उसने इतना कहा ही था तभी जिस पर वो बैठा हुआ था उस खींचकर 9 टेल स्टील बीस्ट खा गया, जो देखकर तो विक्रम सेन को इससे चिढ़ होने लगी। पर तभी उसके पास कोई आया जो शायद सेन परिवार का गार्ड था। श्रेष्ठ, बाहर बहुत से लोग जमा हो गए हैं और जोर जोर से शोर कर रहे हैं। कौन है वो लोग, आप खुद चलकर देख लीजिए। गार्ड का जवाब सुनकर विक्रम सेन ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए उड़ान भरी और झट से घर के बाहर उड़ते हुए नजर आए। जहां से उन्हें सामने का नजारा दिखाई दिया, जिसे देखकर पहले तो वो सकते में आए, फिर गौर से देखने के बाद उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सामने थी हजारों की संख्या में भीड़, जिनके हाथों में करण के पोस्टर थे, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लवली करण, लवली करण, लवली करण, एक बार हमसे मिलने आओ न, हम आपके फैन हैं लवली करण। इसी तरह से भीड़ चिल्लाती जा रही थी। जितने भी आसपास के शहरों के लोग थे, वो सब करण की एक झलक देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, बिल्कुल किसी पागल फैन की तरह। जाओ और लवली करण को बताओ उसके फैन इस जगह उत्पात मचाने आए हैं, विक्रम सेन ने कहा। फिर हाथ हिलाते हुए बोले, रहने दो, मैं खुद बता देता हूं। उन्होंने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके कमान सेन को सारा किस्सा बता दिया, जिसके कुछ मिनट बाद करण मोना करण को व्हीलचेयर से बाहर लेकर आए
और जब सबने करण को देखा तब सब और जोरों से शोर शराबा करने लगे। इसी वजह से मुझे अपनी पहचान बताने का मन नहीं करता, करण धीमे से बड़बड़ाया। उसे ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था। उसे खुद नहीं पता था वो कब इनका आइडल बना और ये उसके जबरे फैन। मोना ये सुनकर हल्के से हंसते हुए बोली, तुम हो ही इतने कमाल के, तुम्हारे फैन नहीं होंगे तो भला किस उल्लू के होंगे। करण बस मजबूरी में मुस्कुराने लगा और हाथ के इशारे से आपके फैंस को हाय करने लगा। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक विशालकाय शहर जो बेहद सुंदर और समृद्धि था। चारों तरफ खुशी और उल्लास था। उस जगह के लोग ज्यादातर अमीर थे और बहुत ज्यादा काबिल। उनमें से सबके स्तर महाप्रतापी से ऊपर के थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो इससे नीचे का स्तर वाला हो। उसी शहर के एक बड़े से महल के दरबार में बहुत से लोग मौजूद थे। सिंहासन पर एक शख्स बैठा हुआ था जो असल में कोई और नहीं वो ही था जिसने करिश्मा और उसके मंच को किडनैप कर लिया था। इस समय उसके सामने कुछ लोग फरियाद लेकर आए थे। एक बूढ़ा आदमी और उसका बच्चा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके चेहरे से ही उनकी मजबूरी समझ आती थी। बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मालिक अगर आपने हमारी मदद नहीं की तब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं पूरे गांव की तरफ से आपसे विनती करने आया हूं। पहले तुम मुझे मालिक मत कहो, तुम मेरे गुलाम नहीं हो जो इस तरह से मुझे बुला रहे हो। दूसरी बात, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मदद मांगने आए हो जो तुम्हारा हक है, इसीलिए तुम्हें इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। पागल आशिक ने उसे शांत करवाते हुए कहा। इस पर बूढ़ा आदमी अपने आंसुओं को साफ करने लगा। पागल आशिक ने अपने पास खड़े सलाहकार से कहा, तुम मुझे इस बारे में अच्छे से बता सकते हो, आखिर इस पर हमें क्या करना चाहिए। सलाहकार ने जवाब देते हुए कहा, इनके गांव में जो पानी मिलता है वो हमारे शहर से होते हुए जाता है। इनका गांव पूरी तरह ऊनी नदियों पर टिका हुआ है और सबसे जरूरी बात, इनके गांव से ही हमारे और बाकी शहरों में सब्जियां, जड़ी बूटियां इत्यादि सप्लाई होती है। अगर इन्हें पानी नहीं मिला यह इनके उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे उस गांव के लोग गरीबी से मारे जाएंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। ये सब तो ठीक है, पर इन्हें पानी मिल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि हमारे शहर के कुछ उद्योगपति इनके पानी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। पागल आशिक ये सुनकर थोड़ा सा नाराज हो गया। उसने सख्त भाव के साथ कहा, उन सब अमीरों को बोलो अभी की अभी अपने किस गलत काम को रोके, वरना उनका सब कुछ कब्जा लिया जाएगा और उन्हें उम्र भर जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश लीडर। सलाहकार ने अपना सिर झुका लिया। बूढ़ा आदमी और लड़का ये फैसला सुनकर बेहद खुश नजर आने लगे और घुटनों पर बैठकर उसका आभार व्यक्त करने लगे। मगर ये देखकर पागल आशिक ने सख्ती से कहा, किसी के सामने भी झुकना ये गलत है। बेशक तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना हो, अपने हक के लिए लड़ना ही एकमात्र रास्ता होता है। फिर सलाहकार से आगे बोला, उन अमीरों से भी कहना, उन्होंने जितना भी नुकसान अब तक किया है उसका 10 गुना हर्जाना उन्हें इस गांव को देना होगा। आपको हर शब्द का पालन किया जाएगा। सलाहकार ने इतना कहा ही था, उसी समय उसकी और बाकियों की आंखें छोटी हो गई। तभी एक गार्ड ने आकर कहा, कोई आपसे मिलने आया है लीडर। आने दो उसे। लीडर का जवाब सुनकर गार्ड भागते हुए गया और 2 लोगों को अपने साथ ले आया। ये दोनों कोई और नहीं, दानव वंश के कालचीत और विराजा थे। उनकी आभा और ताकत को महसूस करके बाकी सब सतर्क हो गए, खास तौर पर कालचीत की ताकत को देखकर। बस पागल आशिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो उसके लिए ये सब कुछ भी न हो। अब वो उन्हें भाव भी क्यों दे, वो सामर्थ ग्रह का सबसे ताकतवर शख्स जो था। कालचीत ने पागल आशिक को देखकर हल्के घमंड के साथ कहा, मेरा नाम कालचीत है और मैं ऊंची दुनिया से आया हूं और इसमें हम किया कर सकते हैं। सलाहकार को उसके बात करने का रवैया अच्छा नहीं लगा और न उसे ज्यादा फर्क पड़ता था ये ऊंची दुनिया से है या फिर घटिया दुनिया से। उसके लीडर ने पूरी राक्षस जाति को ना जाने किस दुनिया में फेंक दिया है। खैर, पागल आशिक ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और कालचीत को देखता ही रहा, मानो कह रहा हो जो कहना है कहते रहो। कालचीत ने कहा, मैं इस जगह तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम इतने सालों से हासिल करना चाहते हो। ऊंची दुनिया के लोगों को मुझसे मदद चाहिए। पागल आशिक ने बिना किसी भाव के साथ कहा। फिर खुद ही सवाल करते हुए बोला, और किस तरह की मदद की डिमांड लेकर आया है ये ऊंची दुनिया का शख्स। पागल आशिक के शब्द बेहद शांत थे, पर उनमें एक तरह का अजीब एहसास था, मानो वो सामने वाले वालों का बिना कुछ कहे भी मजाक बना रहा हो। और ये बात कालचीत को भी समझ आ गई, जिस वजह से उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक उठी। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोला, मैं चाहता हूं तुम और तुम्हारे लोग नालंदा विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट को पकड़कर मेरे हवाले कर दो। तो ऊंची दुनिया के लोग एक स्टूडेंट को पकड़ नहीं सकते, दरबार में बैठे एक शख्स ने मजाक बनाते हुए कहा। अपनी जबान पर लगाम लगाओ वरना। कालचीत अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही पागल आशिक ने उससे टोक कर कहा, जबान पर लगाम तुम्हें लगाने की जरूरत है ऊंची दुनिया के आदमी, भूलो मत ये तुम्हारी ऊंची दुनिया का दरबार नहीं है। ये निचली दुनिया का दरबार है, जहां पर तुम जैसे ऊंची दुनिया लोगों का बोलना खास अच्छा नहीं है।
कालचीत का मूड खराब हो गया। वो इस जगह आया था मदद मांगने। उसे लगा था ऊंची दुनिया का नाम सुनकर ये लोग उसके कदमों में गिर जाएंगे, लेकिन ये तो उसका मजाक बना रहे हैं। बार बार ऊंची दुनिया कहकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसे लाल पीला होते देख पागल आशिक ने आगे कहा, ऐसा कौन है जिसे ऊंची दुनिया के लोग भी पकड़ नहीं पा रहे हैं? इस पर कालचीत ने खुद को शांत करके कहा, उसका नाम करण है, जिसने इस साल का अरेना फेस्टिवल मुकाबला जीता है। अगर तुम उसे पकड़कर मुझे सौंप देते हो, तब मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। इधर करण का नाम सुनकर पागल आशिक थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे ये नाम अच्छे से याद था, इसी नाम से तो वो लड़की प्यार करती थी जिसे उसने कैद कर रखा है, और शायद वो मंच भी उस लड़की ने करण के लिए ही संभाल के रखा था। पागल आशिक ने ये सब बातें ठंडे बक्से में डाली। उस लड़के से हमारी कोई खास दुश्मनी नहीं है, और ना नालंदा विश्वविद्यालय हमारा दुश्मन है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब जाओ यहाँ से। क्या? कालचीत और विराजा दोनों दंग रह गए। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये किस तरह का शख्स है? कालचीत ने कहा, हम जानते हैं तुमने किस तरह से दानवी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीखा है। हम जानते हैं तुम किस चीज के लिए ये सब कर रहे हो। हम जानते हैं तुम पर्दे के पीछे खड़े होकर किस तरह का खेल खेल रहे हो। तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, अगर तुम वो हासिल करना चाहते हो जो तुम। चुप, पागल आशिक ने गहरी आवाज में कहा, और अगले ही पल पूरे दरबार में एक ताकतवर आभा फैल गई, जिसके कालचीत और विराजा को जकड़ लिया, जिस वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कालचीत वीरता स्तर पर था, फिर भी सामने वाले के आगे वो चींटी जैसा महसूस कर रहा था। पागल आशिक ने गहरी और सख्त आवाज में कहा, तुम ऊंची दुनिया के लोग खुद को समझते किया हो। जब मन किया इस जगह आकर मदद की भीख मांगने लगे, जब मन किया हमें धमकी देने लगे, जब मन किया हमें धोखा दे दिया। फिर पागल आशिक अपनी जगह पर खड़ा हुआ, जिसके बाद उसके पीछे दिव्य मंडल बनकर तैयार हो गया, जो उसकी स्तर की पहचान थी। वीरता स्तर वाले के पीछे सिर्फ ऊर्जा रेखाएं बनती थी, पर इससे ऊपर वाले के सीधे दिव्य मंडल। अंडस को पागल आशिक वाकई में नाराज नजर आने लगा था। उसकी नजर में सब दोगले और झूठे लोग थे, बेशक वो किसी भी की दुनिया के क्यों ना हो। पागल आशिक ने कहा, तुम जब इस शहर में दाखिल भी नहीं हुए थे, उस वक्त मैं तुम्हारे आने की खबर जान चुका था। मैंने सिर्फ तुम्हें इस जगह इसीलिए आने दिया ताकि ये जान सकूं आखिर तुम मुझसे किया चाहते हो, और अब जब मैं जान चुका हूं, तो अब तुम इस जगह से जा सकते हो। कालचीत को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो ऊंची दुनिया से आया था, बेशक पागल आशिक इस जगह बहुत ताकतवर क्यों ना हो, मगर उसकी असली ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं था, जिस वजह से कालचीत को उसका बर्ताव चुभ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक हसीन मौके को खो रहे हो। जो तुम हासिल करना चाहते हो उसे मैं बस चुटकी बजाकर तुम्हें दिला सकता हूँ, और मैं तुम्हें चुटकी बजाकर मार सकता हूँ। पागल आशिक एक एक कदम बढ़कर कालचीत के सामने आ गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, मैं जो हासिल करना चाहता हूँ खुद अपनी मेहनत से हासिल करूंगा। बेशक इसके बाद मुझे हजारों सालों का इंतजार क्यों न करना पड़े, मगर तुम जैसे ऊंची दुनिया वालों से कभी मदद नहीं लूंगा। कालचीत इससे आगे कुछ कहता, इससे पहले ही पागल आशिक ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। शिव, बिल्कुल शांत। ये नालंदा विश्वविद्यालय का दरवाजा नहीं है, जहां से तुम जिंदा जा सकते हो। जितना कम बोलोगे उतना जिंदा जाने के चांस तुम्हारे बढ़ेंगे। कालचीत को उसकी धमकी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, लेकिन इस समय जो ताकत उसके पास थी, वो इससे लड़ने के लायक नहीं थी। इस कारण वो बेइज्जती का घुट पी गया, और बिना ज्यादा बोले मुड़कर उस जगह से जाना लगा। विराजा भू उसके पीछे पीछे चल पड़ा, मगर कुछ कदम चलने के बाद कालचीत रुका, फिर हल्के से मुड़कर बोला, उस लड़के को तो मैं पकड़ ही लूंगा, आज नहीं तो कल। पर एक बात ध्यान रखना, अगर हमारा आमना सामना दोबारा हुआ और मैं अपनी असली ताकत के साथ तुम्हें मिला, उस समय मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। ऊंची दुनिया के दानव पागल आशिक मुड़कर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया, और आगे बोला, पर एक बात का ध्यान रखना, कुचले हुए तुम मिलोगे, मैं नहीं। बेशक इसके लिए तुम अपनी पूरी सेना ही क्यों ना ले आना। पागल आशिक, सही नाम रखा है किसी ने भी तुम्हारा। इतनी कम ताकत के साथ इतने पागल इंसान को मैं पहली बार मिला हूं। जवाब में पागल आशिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं आशा करता हूं मेरे अलावा तुम्हें ऐसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर कालचीत ने कुछ कहा नहीं, बस सामने का आयाम तोड़कर वो विराजा के साथ चला गया। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई तो थी, इतनी ज्यादा उसने सोची भी नहीं थी। उसे लगा था पागल आशिक एक लालची और बुरा इंसान है, जिसे बहला फुसला कर अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, जो कि अक्सर आम लोग हो जाते हैं। पर यह अलग था, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलने वाला शख्स था। ना उसके मन में किसी चीज का लालच था और न किसी के लिए कोई बुरा विचार, मगर फिर भी उसकी आंखों से साफ झलकता था वो बदले की आग में जल रहा है, और ही आग शायद उससे बुरे काम करवाती होगी। बहरहाल उसके जाने के बाद सलाहकार ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं लगता हमें उसे जिंदा जाने देना चाहिए था। आगे जाकर ये हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो मदद मांगने आया था, उसे मारना सही नहीं था।
वो हथियार लेकर आता तो अब तक कब्र में उसकी बॉडी को कीड़े खा रहे होते। पागल आशिक का जवाब सुनकर सबको ये बात सही लगी। पर सलाहकार ने कहा, वैसे आप इस लवली करण के बारे में जानते हैं? क्या मायने रखता है? उससे ज्यादा जरूरी है हमारे मकसद। आप फिलहाल के लिए उन अमीरों को मेरा आदेश बताओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। जी, सलाहकार ने अपना सिर हिला दिया। मगर पागल आशिक एक गहरी सोच में खो गया। क्या सच में प्यार है या फिर ये भी? पागल आशिक ने अपना सिर झटका और अपने कामों में व्यस्त हो गया। शहर से हजारों मीटर दूर कालचीत और विराजा को एक पहाड़ी पर उतरे। जहां आते ही कालचीत ने गुस्से में अपने पंच से पहाड़ी पर हमला कर दिया। पहाड़ी बेहद विशालकाय थी, पर कालचीत के एक छोटे से हमले ही वो पूरी तरह से ढह गई। चारों तरफ धूल का गुब्बार उड़ने लगा। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। कालचीत की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, जिस वजह से जंगली जानवरों में हड़कंप मच गया और वो सब डर से इधर उधर भागने लगे। कालचीत के गुस्से को देखते हुए विराजा ने कहा, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? गुस्सा इस सवाल का जवाब नहीं है। शायद अब हमें आपके वंश से मदद ले लेनी चाहिए। ये सुनते ही कालचीत की आंखें लाल होने लगी। उसने सिर्फ एक नजर विराजा को देखा और वो अपने घुटनों पर आकर तड़पने लगा। कालचीत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? मेरे वंश को मेरी नाकामी की खबर मिले, जिसे सुनकर मेरे भाई बहन खासतौर मेरा बड़ा भाई खुशी और उल्लास से भर जाए, सबके सामने मुझे जलील करे, और जो इनाम मुझे मिलना चाहिए वो उस हराम के पिल्ले को मिले? मेरा मतलब वो नहीं था, विराजा ने बड़ी मुश्किल से कहा। इस पर कालचीत ने आगे कहा, ये मतलब होना भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे, मैं एक राजकुमार हूं, मेरे सामने खड़े होकर सिर्फ मेरे हित की बात करो। और इतना कह उसने उसे झटक दिया। इस कारण वो उड़ता हुआ पहाड़ी के मलबे में जा घुसा, फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। तभी कालचीत ने आगे कहा, हम इंतजार करेंगे सही वक्त का, सही मौके का, और फिर उस पागल आशिक को मारकर मैं खुद को शांत करूंगा और उस करण की आत्मा को ले जाकर सम्राट से इनाम हासिल करूंगा, जिसके बाद मैं ही बनूंगा अपने वंश का अगला राजा, राजा कालचीत। अपनी बात खत्म करके कालचीत जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी हंसी से अच्छे अच्छे जानवरों की रूह कांप उठती। जहां एक तरफ कालचीत और पागल आशिक के बीच ये सब हो चुका था, तो दूसरी तरफ कल्याण शहर में रात हो चुकी थी। लेकिन करण के आने की वजह से कल्याण शहर में दिवाली बनाई जा रही थी। और जैसे जैसे करण के महायुद्ध मैदान में हुए किस्से बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे सब और भी ज्यादा उसके फैन बनते जा रहे थे। करण कल्याण शहर को जगमगाता हुए छत पर बैठकर देख रहा था। इस समय वो अकेला था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसी दौरान उसे किसी के कदमों को आहट सुनाई दी। फिर एक लड़की उसके बाजू में आकर खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं, मोना सेन ही थी, जो मुस्कुराते हुए बोली, सुना था तुम अकेले अकेले इस जगह पर मजे कर रहे हो, सोचा मैं भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिता लूं। इतने कहते कहते मोना एक कुर्सी लेकर करण के पास ही बैठ गई। करण जानता था मोना उसकी फैन है, पर उसे ये भी एहसास था मोना को उससे सच्चा वाला प्यार था। इसी कारण से वो मोना से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता था। मोना ने कहा, कल तुम नालंदा विश्वविद्यालय के लिए निकल जाओगे, शायद उसके बाद हम दोबारा ना मिले, मगर तुमने जो भी मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और इतना कहते कहते मोना का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसने तिरछी नजरों से एक दिशा में देखा, जहां उसे मायरा खड़ी नजर आई, जो उसे इशारों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मानो कह रही हो, जल्दी कह दो जो कहना है, वरना मैं आकर खुद कह दूंगी। मोना ने अपने बालों पर हाथ फेरा और झिझकते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना था कि वो मैं किसी से प्यार करता हूं मोना। करण ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी, जो सुनकर मोना को धक्का सा लगा। उसकी आंखें अगले ही पल नम हो गई। करण ने उसे बिना देखे कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे भी तुम पसंद हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता था तुम किसी ऐसे के लिए अपनी नई जिंदगी बर्बाद करो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पहले से किसी के लिए जीने और मरने की कसम खाकर बैठा है। करण ने इतना कहकर हल्के से मोना के चेहरे को देखा, जिसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, गाल लाल हो गए थे। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार हुआ था, और वो था सिर्फ करण। लेकिन ये सब सुनकर उसका दिल गहरे कुएं में चला गया। करण ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम मेरी फैन नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता मोना, मुझे माफ कर देना। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? मोना ने मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को साफ किया, पर उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने हंसते हुए आगे कहा, मैं तो मरने वाली थी, एक अफजाई लड़की, भला एक ऐसी लड़की तुमसे प्यार क्यों करेगी? उसे न उसकी हैसियत पता है। तुम कुछ भी बोलते हो, लगता तुम सच में थोड़े पागल ही हो। मोना ऐसे ही हंसते हुए खड़ी हुई। करण उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें नम हो गई। मोना ने मुंह बनाकर कहा, मैं बोलने आई थी, खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हारा नाइन टेल स्टील बीस्ट वो भी खा जाएगा। इतने कहते कहते वो उस जगह से चली गई और करण बिल्कुल शांत रह गया। वहीं मायरा के पास से मोना निकली।
मायरा ने उसे रोकने की कोशिश की पर मोना नहीं रुकी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भी टूट गया। उसने एक नजर करण को देखा जो दुखी मन में सात कल्याण शहर की रौनक देख रहा था। शायद हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। मायरा की आंखें नम हो गई और वो खुद भी उस जगह से चली गई। वहीं उससे थोड़ी दूर शनाया और शबाना भी एक साथ खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उन दोनों के चेहरे पर उदासी और मजबूरी थी। तुम जानती हो, जब मैं करण से पहली बार मिली थी उस वक्त हम दोनों दुश्मन बन गए थे। हमने साथ में मुकाबला भी किया, पर आज मैं उसकी दीवानी हूँ। शबाना की बात सुनकर शनाया ने भी मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं करण से मिली थी तब मैंने उसे दबाने की कोशिश की थी। मैं उसे अपना दुश्मन मानने लगी थी, लेकिन समय का चक्र इस तरह से घुमा कि खैर क्या फर्क पड़ता है। जो होना है उसे कौन रोक सकता है। सही कहा, शबाना ने आह भरी। और इसी तरह से वो रात भी इसी कश्मकश में बीत गई। अगले दिन की सुबह करण नाइन टेल स्टील बीस्ट पर अपनी व्हील चेयर के साथ बैठा था। सेन परिवार और पूरा कल्याण शहर उसके आसपास जमा था। अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना, शबाना ने भरे मन से चिल्लाकर कहा। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। करण का जवाब सुनकर शबाना और बाकियों की आंखें नम हो गई। फिर कुछ और बातें करने के बाद आखिरकार नाइन टेल स्टील बीस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए और सबकी नजरों के सामने करण को लेकर वो बादलों में जाकर घूम हो गया। कुछ ही सेकंड में वो सबकी नजरों से गायब हो चुका था। शनाया कुछ देर तक आसमान को ही देखती रही, फिर अपने हाथ में पकड़ी रिंग को देखने लगी, जिसके अंदर सोल स्टोन का छोटा सा पहाड़ था। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे पूर्वज, और तब हम अपना बदला लेंगे उस शुद्ध शक्ति दल से, जिसने हमें छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया। शनाया ने दृढ़ता के साथ कहा। उसके बगल में खड़ी शबाना भी खुद से कह रही थी, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी करण, और वो मुलाकात बहुत खास होगी। जब तक मैं मेहनत करूंगी और आने वाली पिल स्टार प्रतियोगिता में शामिल कर खुद को साबित करूंगी। मोना भी इसी तरह से अपने ख्याल खुद से व्यक्त कर रही थी। तुम बेशक किसी और से प्यार करते हो, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक, और पेंटिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमाऊंगी। ये वादा है मेरा, मेरे हीरो, मेरे आइडल, मेरे प्यार से। उसके पास खड़ी मायरा उन तीनों के भाव पढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो मजबूरी में खुद से बोली, तुम्हारी लाइन बहुत लंबी है, मुझे नहीं लगता मैं कभी तुम्हें हासिल कर पाऊंगी, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिले। चारों लड़कियों के ख्याल से बेखबर करण अपनी सोच में था। मेरे पास अब तक 10 तकनीकों में महारत हासिल नहीं हुई है। तलवार तकनीक के अलावा मेरे पास ज्यादा तकनीक नहीं है। मैं किस तरह से टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होगा? करण को टेस्ट देने से पहले 10 नालंदा टोकन हासिल करने होंगे, जिसके लिए उसे हर सेक्शन के हाई टेस्ट पास करने होंगे। पर करण के पास इस समय सिर्फ तलवार तकनीक है, जिससे वो एक नालंदा टोकन हासिल कर सकता है। दूसरा, वो अपनी बर्फ की पकड़ खास तकनीक से हासिल कर सकता है। उसके पास भाला तकनीक भी है, पर वो सिर्फ लेवल 4 की है। मगर भालाबाजी की स्किल की वजह से वो तीसरा टोकन भी हासिल कर ही लेगा। बचे 7 नालंदा टोकन। चलो, एक में वो खंजर मार वाली तकनीक इस्तेमाल करके चौथा नालंदा टोकन हासिल कर लेगा, पर बाकियों का क्या उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। करण को ये सोचते सोचते याद आया कि उसके पास एक लेवल 5 की हथौड़ा तकनीक भी है, जिसे उसने सेन परिवार के पूर्वज से हासिल किया था। उसे विकसित करके भी एक टोकन आ जाएगा, और उसने रफ्तार तकनीक को भी तो विकसित किया है। मतलब कुल मिलाकर वो 6 टोकन तो हासिल कर ही लेगा। रह गए 4, जिन्हें सोच सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा था। मुझे एक ताकतवर 20 तकनीक चाहिए। डेमन स्नैक वाली तकनीक अब ज्यादा काम की नहीं है, साथ ही में कोई धनुष तकनीक भी। इतना कहकर करण ने कलाई घुमाकर एक धनुष बाहर निकाल लिया। ये वही धनुष था जो उस वक्त बाहर आया था, जब विनीत ने 10 रॉयल टोकन और डिवाइन चाबी को मिलाया था। इसी धनुष ने कुंजी के आसपास का आयाम तोड़ा था। ऊपर से ये एक डिवाइन ऊर्जा से लैस हथियार था। हाँ, उसकी कड़ाई जितना तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं। अब रह गई 2 ताकनीकें, जो मुझे विकसित करनी होगी। करण ने कलाई घुमाकर उस धनुष को रखकर आगे कहा, देखते हैं किस्मत में अब कौन सी नई तकनीक लिखी है। अगला एपिसोड सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हाँ 7K सब्सक्राइबर करवा दूं जल्दी से।